आप सोचिए अपने दिमाग में एक तस्वीर, आपकी उम्र महज 15 साल हो, आप लड़की हो और आपको आपके ही घर से आपके भाई, आपके पिता से छीन लिया जाए और आपको एक ऐसी दुनिया में धकेल दिया जाए जहां से शायद आपकी वापस लौटने की उम्मीद कभी भी ना हो। आप 60 या 65 साल तक भी अपने घर वालों से ना मिलें तो फिर उस जिंदगी में आप भगवान को कोसोगे या उन लोगों को कोसोगे जिनने तुम्हारे साथ गलत किया है, या किसको कोसोगे? आज एक ऐसी भावुक कर देने वाली घटना आप लोगों के सामने लेकर आए हैं जहां पर डाकुओं का जिक्र आता है। डाकुओं के बारे में अक्सर हम मूवी और फिल्म में देखा करते थे, क्योंकि सच बताऊं मैंने तो आज तक डाकू नहीं देखे हैं। यहाँ पर बचपन में ये जरूर सुना था कि डाकू बहुत खतरनाक होते हैं। पहले बड़े बड़े घरों पर चिट्ठी डालकर डाका डाला जाता था, बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ करता था और शायद बड़े बड़े लोगों को लूटा जाता था या यहाँ पर और भी कुछ किया जाता था। लेकिन आज की घटना डाकुओं से जुड़ी है, जहाँ पर एक 15 साल की लड़की को आज से करीबन 65 साल पहले अगवा किया जाता है, महज 15 साल की उम्र में, और उसे अपने साथ ले जाया जाता है। वही डाकू जो फिल्मों में घोड़े पर बैठे हुए नजर आते हैं। फिल्में देखा करते थे तो बहुत अजीब लगता था, डाकुओं से डर भी लगता था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं फिल्मों में जो दिखाया जाता था वो किसी हद तक सच हुआ करता था। दोस्तों, आज आपको लेकर मैं चलती हूँ जिला हरदोई, थाना यहाँ पर बेहटा गोकुल लगता है, जहाँ पर आटदानपुर गांव पड़ता है। अटादानपुर गांव, जिस गांव में एक मिठनी नाम की लड़की रहती है। आज से आपको 65 साल पहले मैं लेकर चलती हूँ। 65 साल पहले की बात है। ये दो बहनें हैं। मिठनी जो होती है 1961 की बात आपसे कर रही हूँ, 61 से 62 के बीच की बातें। मिठनी के दो भाई होते हैं, सूबेदार एक भाई होता है, दूसरे भाई का अलग नाम होता है। घर काफ़ी बढ़िया था, चर्चाओं में था। मिठनी शादी योग्य हो चुकी थी। मिठनी की बहन भी होती है। जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। अब आप करीबन आज से 65 साल पहले या 61-62 में जाकर देखिए उस समय व्यवस्थाएं या चीज़ें कैसी थी जब डाकुओं का बोलबाला था। दोस्तों, इस गांव में जो आटदानपुर गांव है, यानी आटदानपुर गांव में डाकू आया करते थे। अब यहाँ पर मिठनी की शादी होती है। शादी के लिए मिठनी शायद सपने सजोती है। मिठनी की शादी हो जाती है, धूमधाम से शादी होती है। अब मिठनी के घर पर डाकुओं की नज़र बन जाती है। भाई, मिठनी के घर को लूटना है, शादी हुई है, घर में जेवर होंगे। अच्छा, आपको एक और बात मैं बताऊं, जो हमारी शादियों में जो रत जगह होता है ना, रात जागने की जो रस्म होती है, ये रस्म इन्हीं डाकुओं की वजह से और जो मुगल थे ना, मुगलों की वजह से ये रस्म हमारे घरों में आई थी। ये कोई सत्य सनातन परंपरा के हिसाब से नहीं है, यानी जो हिंदू धर्म है इसके हिसाब से नहीं है। ये रस्म तब बनाई गई ताकि पूरी रात भर महिलाएं जगी रहेंगी तो घर में डाकू या मुगल अपना यानी सोते रहेंगे तो वो घर में प्रवेश कर जाएंगे। मर्द भी पहले जगा करते थे, लेकिन अब इसे एक रस्म के रूप में कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर मिठनी की शादी हो जाती है धूमधाम से। उधर से डाकुओं की नज़र इसके घर पर होती है। मिठनी महज 15 साल की थी उस वक्त, ऐसे ही शादी हो जाती है। 1 महीना ही शादी को बीतता है और मैंने कई बार वीडियो में आपको बताया है कि गौना हुआ करता था पहले। गौना जैसी रीति रिवाज सी परंपरा थी, तो मिठनी का गौना भी नहीं होता है। दोस्तों, आज रात इस घर पर डाकू अपना धावा बोलते हैं। डाकू जब इस घर पर अपना धावा बोलते हैं तो यहाँ पर भाई को पीटा जाता है, पिता को पीटा जाता है और इस घर में काफ़ी तबाही मचाई जाती है। तबाही के दौरान इस घर के जेवरात होते हैं, सोना चांदी होता है, जो भी उस समय उनके हाथ पड़ता है 1961 से 62 तक, वो सब कुछ लूटते हैं। लेकिन उनकी नज़र मिठनी पर पड़ती है। मिठनी को उसके ही घर से उठा लिया जाता है डाकू के जरिए, और डाकू उसे उसके घर से उठा ले जाते हैं, उठाकर जंगल में ले जाते हैं। बाप भैया सब देखते रह जाते हैं। घायल थे, बहुत ही ज़्यादा पीड़ित थे, उनको मारा भी गया था, उनको पीटा गया था। दूसरी तरफ बाप भैया बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मिठनी का कोई भी सुराग नहीं मिलता है और डाकुओं के सामने किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि डाकुओं के सामने खड़े हो जाएं। दोस्तों, यहाँ पर मिठनी के साथ जो वो डाकू करते हैं ना, बहुत ही अभद्र व्यवहार करते हैं।
बाप भैया बहुत कोशिश कर लेते हैं। पुलिस भी डाकुओं के पास नहीं जाया करती थी, केवल नाम का कानून था। यहाँ पर आपको क्या बताऊं, मिटनी को बांध दिया जाता है डाकुओं के जरिए। मिटनी को जब बांधा जाता है तो उसे पीटा भी जाता है, उसे मारा पीटा जाता है। अब ये तो नहीं कह सकते उसके साथ और क्या हुआ, लेकिन ये थोड़ी बात नहीं थी। एक लड़की जो 15 साल की थी, उसको बांधा गया था, मारा पीटा गया था और डाकू उसे अपने साथ साथ लेकर घूम रहे थे जंगलों के रास्ते। मिटनी बताती हैं कि मैं इधर उधर उनके साथ ही थी, कहाँ जाऊं, भागने का कोई भी नहीं था। और आपने मूवियों में देखा है, इसी तरह से होता है। ये सच्ची घटना आप लोगों के सामने रख रही हूँ, यकीन ना हो तो आप यहाँ पर जिला हरदोई, थाना बेहटा, गोकुल, आठदानपुर गांव में जा सकते हैं। अब ये खबर दोस्तों, यहाँ पर डाकू अब यहाँ पर जो अलीगढ़ होता है, अलीगढ़ पहुँचते हैं। अलीगढ़ में एक पहलवान होता है, पहलवान के साथ के लोग होते हैं। पहले पहलवान बहुत रुतबा रखा करते थे गांव में। इस पहलवान का नाम यहाँ पर सोहन लाल होता है, सोहन लाल यादव। इसको पता चलता है कि डाकुओं के साथ एक अबला महिला है, यानी कोई लड़की है, लड़की ही कहूंगी, 15 साल की उम्र थी। आज तो बच्ची मानी जाती है, उस जमाने में शायद जवान मानी जाया करती थी। यहाँ पर जब पहलवान को ये बातें पता चलती हैं तो पहलवान डाकुओं से लोहा लेते हैं। डाकुओं से लोहा लेते हैं क्योंकि पहलवान को दिखता है कि इनके साथ कोई लड़की है और बहुत दुखी और परेशान है। यहाँ पर जो पहलवान जी होते हैं सोहन लाल, वो यहाँ से मिठनी जो होती है उसे डाकुओं से छीन लेते हैं। 5 से 6 दिन वो डाकुओं के साथ रहती है और उसके बाद उसे छीन कर एक पहलवान ले लेता है, अपने पहलवान दोस्तों के जरिए। दोस्तों यहाँ पर ये पहलवान उसे अपने साथ रखने लगता है। ये वो तस्वीर आपके सामने रख रही हूँ जो हकीकत है, ये सच है, ये झूठ नहीं है। आज की पीढ़ी, आज के युवा लोगों को या बच्चों को ये घटना बहुत ही अजब निराली सी लग रही होगी, लेकिन बचपन में हमने अपने माँ बाप से घटनाएं सुनी हैं। ये एक घटना नहीं है, ये तो मीडिया के सामने है या आप लोगों के हमारे सामने है, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनका कोई रजिस्टर नहीं है या लिखावट नहीं है या कोई ऐसी जांच पड़ताल नहीं है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। अब यहाँ पर पहलवान सोहन लाल यादव के संग ही रहने लगती हैं। धीरे धीरे उम्र बीतती है। पहलवान सोहन लाल यादव इनसे शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद यहाँ पर जीवन आगे बढ़ने लगता है। ये बार बार अपने पति से जब बात चलाया करती कि मैं एक गाँव की रहने वाली हूँ, बताया करती थी, तो पति कहता है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया, वही बहुत बड़ी बात है। अगर इससे आगे कुछ किया तो दुश्मनी 2 लोगों के बीच में बढ़ेगी और मैंने दुश्मनी मोल ली है, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने से दे सकता। ये हरदोई की बार बार बात करती है। धीरे धीरे गांव धुंधला होने लगता है। मन में यही चिंता होती है, शायद मेरे भैया और बाबा बचे नहीं हैं। धीरे धीरे ये गर्भवती होती हैं। दोस्तों यहाँ पर ये 5 लड़कियों को जन्म देती है। वक्त तेजी से बीतता है, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन मन में मायके की याद हमेशा बनी रहा करती। हमेशा जब वो बेटियां हो जाती हैं तो अपने मायके की कहानियां सुनाया करती थी, अपने अपहरण की कहानियां सुनाया करती थी। जब बच्चे इस बात को सुनते थे ना तो वह हैरान हो जाते थे कि हमारी माँ के साथ ऐसा हुआ। कहीं ना कहीं वह स्वीकार करते थे कि समय ही ऐसा है, क्योंकि आप सोचिए उसके बाद ही उन्हें बच्चे हो जाते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि 15 साल की उम्र में कैसे बच्चे हो सकते हैं। क्यों भाई, जब 13 साल की उम्र में बेटी को पहला महीना आ जा सकता है, हार्मोन्स की वजह से प्रकृति एक अलार्म देती है। जो मैं आपसे कह रही हूँ, प्रकृति अलार्म देती है किस चीज़ का? 13 साल की उम्र में एक लड़की को जब पहला पीरियड आता है या महीना आता है तो आप समझ लीजिए कि वो बच्चा भी कर सकती है 13 साल की उम्र के बाद। और ये आप डॉक्टरी हिसाब से बहुत अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि भाई उसका शरीर विकसित नहीं है अभी, ज़्यादा ये है, लेकिन प्रकृति ने तो अपना काम किया है, वो तो अपने हिसाब से चलेगी, हमारे और आपके हिसाब से नहीं चलेगी। इसके बाद यहाँ पर वो अपने बेटे और बेटियों को इन कहानियों को सुनाते हैं। दोस्तों किसी ने भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे 65 साल कब में निकल गए ये बात खुद उसको मालूम नहीं होती है। आज वो 80 साल की हैं। इससे पहले उनकी एक बेटी होती है जिनका नाम सीमा होता है। 5 बहनों में सबसे छोटी बेटी, उसका माँ से ज़्यादा लगाव होता है। जब माँ अपने मायके को याद करके आंखों में आंसू भर लाती है तो ये बात एक बेटी को बर्दाश्त नहीं होती। बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ, लोग अपने माँ बाप को तीर्थ कराते हैं, यहाँ इधर उधर यानी तीर्थ पर लेकर जाते हैं, लेकिन माँ, मैं आपको
आपके मायके लेकर जाऊंगी, मेरे लिए ये एक ही धर्म का काम रहेगा और ये मेरा अच्छा कर्म माना जाएगा। मैं आपको आपके पीहर जरूर लेकर जाऊंगी। यहाँ पर बेटी ने, सीमा ने लक्ष्य बांध लिया था। वो बहुत सारी जांच पड़ताल करती है। माँ की यादें धुंधली हो चुकी थी, 15 साल उम्र थी, हरदोई को ही याद रखती हैं। दोस्तों यहाँ पर वो धीरे धीरे पता लगाती हैं और पता लगाते ही उन्हें पता चलता है कि थाना बेठा गोकुल में, यानी बेहटा गोकुल में अंतर्गत मेरी माँ का कोई गांव आता है। जब ये अपनी माँ को वहां पर लेकर जाती हैं तो वहां पर एक मंदिर होता है महादेव का, जिन्हें देखकर माँ की धुंधली यादें ताज़ा हो जाती हैं। कहती कि बेटी इसी मंदिर पर तो मेला लगता था। अब यहाँ से वो अपने गांव को पहचान लेती हैं, 8 दानपुर गांव को। जब वो अपने गांव को पहचानती हैं तो बेटी पीछे पीछे होती है, गांव में पूछताछ करती है। गांव को देखकर उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो सोचती है कि 15 साल की थी जब इस गांव को छोड़ा था, आज 65 साल बाद इस गांव में आई हूँ। इस गांव की आबो हवा बदल चुकी है। अब यहाँ पर पता लगाते हुए जब वो सूबेदार भाई का नाम लेती है तो उसको घर बता दिया जाता है। वहाँ पर सूबेदार की, यानी बेटे की बहू मिलती है। बेटे की बहू के पास जाकर बैठती है, कहती है कि मैं इस घर की बेटी हूँ। वो कहती है कि ठीक से बताओ कौन सी बेटी। उसने वही किस्सा सामने रखा जो किस्सा इस घर में भी दोहराया जाता था। इस घर की बहुओं को, इस घर की बेटियों को वो किस्सा बताया जाता है। जब वो किस्सा सुनती है इस 80 साल की बुजुर्ग महिला के मुख से तो वो समझ जाती है कि हाँ, ये हमारे ही घर की बेटी है। यहाँ पर तुरंत मुन्नी देवी को बुलाया जाता है। मुन्नी देवी जो इनकी भाभी होती हैं। यहाँ पर जब ये पहुँचती हैं, जिनका नाम मिटनी होता है, इन्हें पता चलता है कि दोनों भाई इस दुनिया से जा चुके हैं। ये फूट फूट कर रोती हैं। जिस आस और उम्मीद से आई थी, पिता भी जा चुका था, भाई भी जा चुके थे, क्योंकि 65 साल बड़ा वक्त बीच में बीत जाता है। शायद इसको खुशी थी, अब तक नहीं पता था कि इसके भाई जीवित हैं या नहीं हैं। वहां पर जाकर आंखों से आंसू पहुंचती है, लेकिन भाभी मिलती है। अपना सा तो कोई नहीं मिलता, लेकिन भाभी जीवित थी। जाकर बैठती है, भाभी बात करती है। घर में ये चर्चा सभी को मालूम थी कि इस घर की बेटी, लेकिन सभी मानते थे कि मिटनी अब इस दुनिया में नहीं रही है। लेकिन मिटनी दोबारा उन सभी के सामने आती है और साबित करती है कि वो जीवित है। इसके बाद वो परिवार से मिलकर भी अधूरे सा अपने आप को महसूस करती है। क्यों? उसके भाई नहीं थे, क्यों उसका पिता नहीं था। उसका वो जीवन छीन लिया गया जिसे शायद वो आज़ादी से जीना चाहती थी। उसका वो जीवन, उसका वो हक उससे छीन लिया गया था जिसमें शायद वो खुलकर सांस लेना चाहती थी। अब ये घटना मैं क्यों आप लोगों के सामने रख रही हूँ? ये उन प्यारी बहनों के लिए है जो शादीशुदा होते हुए इधर उधर प्यार लड़ाती हैं। उस सास का किस्सा सुना जो दामाद को लेकर भागी, लेकिन अब दामाद भी उसको भा नहीं रहा है। ये बातें उन महिलाओं के लिए हैं जिन्हें आज आज़ादी तो है, जो अपनी मर्जी से ऐसे दंदल में जाती हैं जिन्हें आज़ादी है, लेकिन इस आज़ादी का वो गलत फ़ायदा उठा रही हैं। सोचिए आप, एक महिला का जीवन तो बर्बाद हो गया, उसकी खुशी किसी ने नहीं पूछी और उसके ऊपर एहसान है तुम्हें डाकुओं से छुड़ाया है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज बेटी को प्यार से विदा करते हैं और बेटी अलग ही राह पर चलने लगती है। दोस्तों यहाँ पर वो सभी मीडिया कर्मी को जवाब देती है, लेकिन वो कहती है कि इस गांव में मुझे कोई अपना सा नहीं लगता, मैं किसी को भी नहीं पहचान पा रही हूँ। लेकिन हाँ, मुझे पता है मेरा गांव है, मेरे भाई सूबेदार का घर है, लेकिन अब मेरी जान पहचान का इस गांव में कोई भी नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है मेरी कोई सखी सहेली आज जीवित हो, आज उनकी उम्र 80 साल है। बेटी ने कहा कि मेरा तीर्थ पूरा हो गया। माँ को मैंने उसके मायके के दर्शन करा दिए, क्योंकि मेरी माँ कहा करती थी मरने से पहले मुझे अपना मायका देखना है। मैं देखूँ तो सही मेरे भाइयों की संतान कैसे फल फूल रही हैं, वो हैं भी इस दुनिया में या नहीं हैं। शायद उस दिन के हादसे के बाद वो ना बचे हों, जो उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश ना की हो। अब आप लोगों के सामने एक छोटी सी बात रखना चाहती हूँ। सोचिए उस वक्त उस महिला से क्या बीती होगी, उस वक्त 15 साल की लड़की से क्या बीती होगी जब उसे बांध कर पीटा जा रहा था। कानून मौन था, आसपास के लोग मौन थे। कौन कहता है अत्याचार पहले नहीं होता था? कौन कहता है पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी? ये जो दोहरा प्यार है, एक दूसरे से इक्स लड़ाना, ये पहले भी था। लेकिन पहले जैसे हम काम कर रहे हैं ना, ऐसे लोग नहीं थे। बातें मुख से की जाती थी,
मीडिया कर्मी नहीं थे, फ़ोन नहीं था, ये बहता हुआ ज़माना नहीं था। पहले भी दोहरे चरित्र थे, पहले भी यहाँ पर लोगों के अंदर कई तरह की भावनाएं हुआ करती थी, पहले भी सब कुछ होता था, सब कुछ। लेकिन पहले ये नहीं था ना कि आप मीडिया के सामने आप पूरे भारत में फैल जाओ, नहीं, एक गांव से 2 गांव और 2 गांव से 3 गांव तक बातें हुआ करती थी। वरना पहले भी प्यार परवान चढ़ा करता था, पहले भी लोग एक्स किया करते थे, सब कुछ किया करते थे। तो दोस्तों, ये घटना आपको कैसी लगी? कौन लौटाएगा उस महिला के 65 साल? कौन लौटाएगा उस महिला की वो देह जो डाकुओं ने उसे बांध कर पीटा? क्या हुआ उसके साथ? खुलकर तो वो नहीं बता पाती हैं। तो दोस्तों, ये घटना काफ़ी हृदय को दुख देने वाली है। किसी किसी का जीवन भगवान इस तरह से, तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, खुशियाँ मनाइए। आप एक अच्छे घर में हैं, संपन्न परिवार में हैं, और आप ऐसे घर में हैं जहाँ पर आप अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। आपके साथ कोई भी आपके पहल करने के बाद कोई भी आपके पहल करने से पहले आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। आप एक ऐसी अच्छी जगह पर रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, ये घटना काफ़ी दिल को दुख देने वाली है। वो महिला अभी यानी 3 दिन पहले अपने परिवार वालों से मिलने आई है, और यहाँ पर हमारी एक माँ है जो कहती हैं कि बेटा, मैं अपना नाम सुनने के लिए बहुत ही व्याकुल हूँ, आप मेरा नाम नहीं लेती हैं। तो मथुरा से है हमारी माँ, मधुपमन है। और मधुपमन माँ, आप कैसे हो? ठीक तो हो ना? यहाँ पर जवाहरलाल भाई, आप कैसे हो? हर्षित नारायण भाई, आप कैसे हो? डॉक्टर सुरेश सोनी भाई, आप कैसे हो? पीहू हेला, बहुत प्यारी बहन है। राजा राम भाई, आप कैसे हो? शरयू बाला, कैसी हो मेरी प्यारी बहन? दीपिका राज बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ज्योतिष, बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया मिश्रा, बहुत अच्छे भाई हैं। अशोक कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक कुमार मिश्रा, इराज ठाकुर, जुगल शर्मा, बहुत अच्छे भाई हैं। सीमा अरोरा दिल्ली से मेरी बहुत प्यारी बहन हैं। अनीता बहन, आप कैसी हो? ओम प्रकाश भाई, आप कैसे हो? सीता शर्मा, आप कैसी हो प्यारी बहन? पुष्पा बहन, आप कैसे हो? पूनम यादव, बहुत अच्छी बहन है। रवि सिंह भाई, बहुत अच्छे भाई हैं। कृष्णा आचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह भाई, बहुत अच्छे भाई हैं। तारक चंद भाई, जो पलवल से देखते हैं। चंद्रकांत साहू, बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण सिंह, बहुत अच्छे भाई हैं। सुभाष चंद्र, बहुत अच्छे भाई हैं। विनीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश कुमानिया, बहुत अच्छे भाई हैं। यश दलाल, बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषोत्तम, बहुत अच्छे भाई हैं। सीता मौर्य माँ, आप ठीक हैं? बिमला दलाल माँ, आप कैसे हो? यशवंती माँ, आप कैसे हो? बहुत दिन से नजर नहीं आ रहे हो। यहाँ पर सुरेंद्र पाल कौर, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना चंदेल, कैसी हो प्यारी बहन? यश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। मदन तोमर, बहुत अच्छे भाई हैं। सत्यम भाई, कैसे हो? सुरेंद्र कुमार भाई, आप कैसे हो? हीरा कुमारी, बहुत प्यारी बहन है हमारी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ललिता यादव माँ हरियाणा से हैं। पुष्पा पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन देवी, बहुत अच्छी बहन है। कांति भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी, प्यारी बहन, कैसी हो? श्रद्धा शर्मा, मेरी बहुत अच्छी बहन है। बेटी का बॉस, बहुत बहुत धन्यवाद। रीता त्रिपाठी बहन, कैसी हो? नंदी बिष्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति श्रीवास्तव, बहुत अच्छी माँ है मेरी। किरण वालिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदर सिंह भाई, कैसे हो? जेपी भाई, आप कहाँ पर हो? स्नेहल दुबल, बहुत बहुत धन्यवाद। बबली जांगरा, बहुत अच्छी बहन है। सीता शर्मा, बहुत प्यारी बहन है। उषा बहन आगरा से हैं। यहाँ पर सीमा लखनऊ से हैं हमारी बड़ी बहन। बीबी सिंह भाई, कैसे हो? रमन भाई, आप कैसे हो? प्रवेश भाई, आप कैसे हो? बबली बहन, आप कैसी हो? खुशी सिंह, बहुत अच्छी बहन है। डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा, बहुत अच्छे भाई हैं। सुमित्रा पौर, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद बहन, आप कैसी हो? सिकंदर सिंह भाई, आप कैसे हो? पूरा परिवार जो हमेशा साथ देता है, हमेशा लाड और दुलार करता है, जिनकी वजह से शायद मैं आज यहाँ पर हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे परिवार। और बिल्कुल भी अपने मन में ये मत सोचा करो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। इस ज़िंदगी को बेहतर बनाओ, अच्छा बनाओ। अच्छा सोचोगे तो जीवन बहुत अच्छा रहेगा और बेहतर रहेगा। बुरा सोचोगे तो दिमाग में बुरे ही विचार आएंगे। तो हमेशा अपने आप को खुशहाल और अच्छा और प्यारा बना कर रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।